जी सर, एक चीज़ तो है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है। और जो हमारे संविधान की मूल भावना है, गणतंत्र, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता, इन तीनों के संरक्षण का काम तभी बेहतर तरीके से हो सकता है जब हमारे ये तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सही तरीके से काम करें। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वेच्छाचारिता जो है वो हमारे व्यवस्थापिका में भी और कार्यपालिका की जो स्वेच्छाचारिता है, इसके चलते वो अपनी न्यायपालिका पर इसका बोझ पड़ रहा है। तो उस चीज़ों पर ये जो बार बार उसको हस्तक्षेप करने का, या उसके पास हर केस बार बार पहुंच जाता है, व्यवस्थापिका का भी, अपना व्यवस्थापिका भी जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से व्यवस्थापिका का भी काम नहीं हो रहा है। अपना स्वेच्छाचारी तरीके से बजट आया, अपना बिल आता है, विधेयक आता है, बिना चर्चा के पारित हो जाता है, और कब कैसे क्या निर्णय हो रहा है कि कहीं पता नहीं चल रहा है। अच्छा, वही हालत अपने कार्यपालिका का है। तो यह जो चेक बैलेंस का काम है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे को अपना संतुलन करते रहे, उसमें हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर कुछ बोझ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। और न्यायपालिका के पास उतने तरीके के ये जज भी नहीं है, और ये अपनी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका पर इस तरीके से कुछ दबाव भी बनाने के लिए वो निरंतर दिखाई पड़ रही है। जैसे हमारे जो तो वो गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि नहीं, वो जो कोलिजियम सिस्टम बहुत गड़बड़ था, वो उसको सरकार को ही। तो ये कहीं ना कहीं से ये जो अपनी वो क्या कहते हैं कि डिसबैलेंस की स्थिति बन रही है अपनी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का, ये अपने ही तरीके से, स्वेच्छाचारी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को अपने कब्जे में रख लेना चाहती है। और अपने कब्जे में रख करके जिस तरीके से स्वेच्छाचारी व्यवहार कर रही है अपने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में, उसी तरीके का स्वेच्छाचार वो चाहती है अपने न्यायपालिका में भी। और अगर जनता को यह विश्वास हो जाए कि नहीं, अब हमको न्याय नहीं मिल पाएगा, न्याय व्यवस्था हमारी छिन्न भिन्न हो गई है, तो निश्चित रूप से हमारे जनतंत्र पर उसका असर पड़ेगा। और फिर जनता वो कहीं ना कहीं से न्याय पाने के लिए, और अगर उसका असंतोष होगा और वो असंतोष अगर आक्रोश में बदला, तो जाहिर सी बात है कि देश के लिए यह बहुत हितकर नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है ये इन दोनों को भी कि उसके मर्यादा का पालन करें, और वो उसके ऊपर कम से कम वो उसके हस्तक्षेप की स्थिति बने। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको। जी तिवारी जी, जो चिंता आपने व्यक्त की है, मैं वही संजय पारिक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय जो पर्सपेक्टिव है वो आपको तिवारी जी ने आपके सामने रखा, कोलेजियम सिस्टम को लेकर के जो पूरी डिबेट है, और जो अभी कानून मंत्री जो जिस तरीके का बयान देते हैं उससे एकदम साफ दिखता है, जो बात कही है तिवारी जी ने कि अपने सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश, कि सरकार जो है उसी को तय करना चाहिए कि जजेस कौन हो। मोर और लेस अमेरिका के अंदर इस तरीके की स्थिति होती है, और देखा था हम सबने कि ट्रंप ने किस तरीके से जो है वो अपना, जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के तौर पर बैठा दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में उनके ऊपर गाज गिर सकती है। और वो आज है पूरा अमेरिका उसके कारण से सफर कर रहा है। तो ये जो पूरी डिबेट है, इसमें संजय पारिक जी आप क्या कहेंगे? जो एक ट्रांसपेरेंसी है इस बात की कि भाई कौन से जजेस नियुक्त किए जाएंगे, इस प्रोसीजर को, वर्तमान प्रोसीजर के प्रति अविश्वास जो है केंद्र सरकार ने अपना बता दिया है। तो आपको इसमें क्या लगता है, इसके अंदर आगे क्या होने वाला है? नए जो चीफ जस्टिस हैं उनकी क्या इसके अंदर भूमिका रहेगी? सरकार ने तो अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। संजय पारिक जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही संजय पारिक जी? आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। जी बोले, अनम्यूट कर लीजिए अभी आप। हाँ जी बोलिए। जी जी, मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने ये कहा कि डॉक्टर तिवारी ने और विष्णु शुक्ला जी ने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पक्ष हैं और जो बिंदु हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस ज़रूरी है अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अभी आप देखेंगे कि जगह जगह पर ये डिबेट हो रही है
कि जो इंडिपेंडेंस है इंस्टीट्यूशंस की, वो इंडिपेंडेंस को खतरा है। खतरा क्या, वो अपनी इंडिपेंडेंस को जाहिर ही नहीं कर पा रहे। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात भी आती है, उसके अंदर हाई कोर्ट्स की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उनकी बात आती है। सबके अंदर ये एक तरीके की जो बात चल रही है, जो मैंने शुरू में कहा था, और मैंने जब कहा कि एग्जीक्यूटिव अपना प्रभाव सब जगह बनाना चाहती है। अब जहां तक अपने लेजिस्लेचर की बात है, उसके अंदर तो ये है कि चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, तो वो तो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो गई, किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, किस तरीके से जो अपने मतदाता हैं उनके अंतर्मन को भी प्रभावित किया जा रहा है रिलीजन और दूसरे बेसिस के ऊपर। वो एक दूसरी तरह की डिबेट हो गई, क्योंकि उसके अंदर भी अभी की जो एग्जीक्यूटिव है पूरी तरीके से उनको भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो एग्जीक्यूटिव कर रही है वो अपने मनमाने ढंग से काम करना, और मनमाने ढंग से काम करने के बाद में जब उस मनमाने ढंग के ऊपर इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि वहीं पर जुडिशरी का रोल आता है, वो चाहे ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो, वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं नेचुरली वो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दूसरी जो हम बात देखेंगे वो ये भी है कि जैसे आज कोई बोलता है कि आपने कोई बात बोली, तो ईडी ने इमीडिएटली आपके ऊपर आकर के रेड कर दी। सीबीआई जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वो उन्होंने बोल दिया। जो एक तरीके से केज्ड पैरेट वाली बात कही कि जो एक तोता है पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी तरह स्थिति है। हालांकि अभी जो रिजू जी हैं उन्होंने बोला कि नहीं, वो केज पैरेट से हमने इसको मुक्त कर दिया है, लेकिन वो मुक्ति कैसे है उस पैरेट की, उस तोते की, समझ में नहीं आता। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि तमाम जो यूएपीए को लेकर के, सेडिशन को लेकर के, और जो बहुत सारे दूसरे एनआईए और इन सब को लेकर के जिस तरह के मुकदमे लोगों के ऊपर चल रहे हैं, वो भी अपने में बहुत बड़ी सोचनीय स्थिति है। तो अब ये होता है कि कार्यपालिका अपने तरीके से काम करना चाहती है कि हम अपनी गवर्नेंस को इस तरीके से चलाना चाहते हैं जो संविधान के विरुद्ध है। लेकिन न्यायपालिका में जब ये चीजें जाएं, तो न्यायपालिका इसको इंटरफेयर ना करे और हमने जो भी किया है उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दें। जैसा डॉक्टर तिवारी ने बताया कि ये सोचनीय स्थिति इसलिए है कि अगर हम जुडिशरी को भी एक तरीके से मान लेंगे कि कंप्रोमाइज है, कि वहां पर वो वही फैसले देगी जो एग्जीक्यूटिव ने दिए, तब तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहां पर लोग नेचुरली असंतोष होगा। और असंतोष का जो प्रकटन है वो, हम तो गांधी जी के फॉलोअर हैं, तो नेचुरली जितने भी अहिंसा के तौर के ऊपर जो भी बात उनको करनी होगी विभिन्न तरीके से, कि आप उसके बारे में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे या अपने डेमोन्स्ट्रेशन निकालेंगे, सब चीजें करेंगे, वो सारी चीजें तो फिर होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी के जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर किस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। क्या कॉलेजियम सिस्टम हम खत्म कर देंगे तो क्या अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से हो पाएंगे? अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और डिबेटेबल है। उसका कारण यह है कि अभी जो कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी किसी न किसी तरीके से प्रभावित होते हैं, और हमको सबको मालूम है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये ओपेक तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं। इसके बारे में तमाम लोगों ने बातचीत की है। अब ये किस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, किस तरीके से मेरिट के बेसिस के ऊपर जो जजेस हैं उनका चयन हो, ये एक प्रक्रिया है जो मुझे लगता है अगर हम कॉलेजियम सिस्टम को वैसे ही रखना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक सुधार तो आवश्यक है ही, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं कि क्लोज्ड मीटिंग में और एक कमरे में बैठ करके जजेस तय कर दें कि हमें फलाना जज है उसके बेटे को लेना है या फलाना दूसरे उसको लेना है, चाहे उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का प्रभाव हो या ना हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव का प्रभाव होता है, क्योंकि बहुत सारे जो नाम जो कॉलेजियम सिस्टम से जा रहे हैं गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट उसको उन लोगों को अपॉइंट नहीं कर रहा। और वो पिटीशन आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, कल ही उसके बारे में आया कि एक जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने नोटिस इशू किया है कि एक बार दोबारा जब हमने किसी का नाम भेज दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करके अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। उसमें कंटेम्प्ट की बात आई थी, कोर्ट ने कहा हम कंटेम्प्ट अभी नहीं करते, लेकिन ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन कहाँ, किस हद तक वो चीजें प्रभावी होंगी ये मालूम नहीं। हमको ये भी मालूम है कि जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो इंडिपेंडेंट जजेस जिनके नाम हम सब लोग जान जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, अच्छे जजेस हैं,
और ये भी मालूम पड़ जाता है कि ये अच्छे जजेस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार इंडिपेंडेंट जजेस को नहीं चाहती कि वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से फैसले करें। ये तमाम केवल एडवोकेट्स को नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों को मालूम पड़ जाता है कि एक फलाना जज जो अच्छा जज है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ पाएगा। तो ये जो स्थिति है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको परिवर्तित कर दें कॉलेजियम सिस्टम को और सारा अभी एग्जीक्यूटिव के अधीन कर दें, तो फिर स्थिति तो मुझे लगता है बदतर हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो ये होगा कि जिन लोगों को वो अपॉइंट करना चाहते हैं उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे, जैसा कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर हो रहा है। ट्रिब्यूनल्स में जितने अपॉइंटमेंट होते हैं वो ये जानते हैं कि उनके जो 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 एग्जीक्यूटिव को ठीक लगता है कि किसी समय उनके पक्षधर होंगे वो लोग, उनके अपॉइंटमेंट सब जगह होते हैं। और एग्जीक्यूटिव ये भी कोशिश करती है समय समय के ऊपर, और आप लोग जानते हैं कि किसी भी जज जब उसका रिटायरमेंट होने वाला होता है या उसके पहले इस तरह के वो दिए जाते हैं कि आपको फलाना पोजीशन मिल जाएगी, कि लॉ कमीशन के अंदर आपको चेयरमैन बना देंगे, मेंबर बना देंगे, एनएचआरसी में कोई अपॉइंटमेंट दे देंगे, किसी ट्रिब्यूनल के अंदर अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, या राज्यसभा के अंदर किसी को सीट मिल जाएगी। तो ये जितने भी प्रलोभन होते हैं, वो प्रलोभन से होकर के अगर उन चीज़ों को जजेस इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद में एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि उनके जो फैसले उन्होंने किए, वो फैसले पूरी तरीके से स्वतंत्र जो आपका इंडिपेंडेंट माइंड होता है या इंडिपेंडेंट व्यू होता है, उसके हिसाब से नहीं किए, बल्कि उनके ऊपर किसी न किसी चीज़ की छवि या किसी न किसी चीज़ का प्रेशर उनके ऊपर रहा, जिसके अंदर उन्होंने इस तरीके का फैसला किया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। जुडिश